पेपर का नाम बेटा अपना ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स अपीयरेंसेस। क्या मतलब है बेटा ड्राफ्टिंग का, क्या मतलब है प्लीडिंग का, क्या मतलब है अपीयरेंसेस का, वो वन बाय वन बाद में कंसीडर करूंगा बेटा धीरे धीरे। अभी इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा, रीट्स को एंटरटेन कर रहा हूं। दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बेटा कंसीडर करें, जो हाईली एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है बेटा, वो चीजें पहले मैं पिकअप कर रहा हूं। सबसे पहले ले रहा हूं बेटा मैं रीट। एक एक चीज नोट डाउन करते रहना बेटा, नोट्स मिले हैं ओनली फॉर रेफरेंस। नोट रेफर तब करना जहां जहां नोट में मैं बोल रहा हूं वहां रेफर करो, अदरवाइज नोट रेफर करने की बेटा रिक्वायरमेंट नहीं है। फोकस रखना बेटा मेरे ऊपर। बात करें जी व्हाट डू यू मीन बाय रीट, मीनिंग। क्या चीज है बेटा रीट, एनी आइडिया, हाँ या नो? रीट इज अ, लिख रहे हैं बेटा आप एक एक चीज, डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट। रीट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट। एक बार यहीं रुकता हूं बेटा मैं। रीट एक डायरेक्शन है जो कोर्ट दे रही है बेटा, कोर्ट दे रही है। तो पहली चीज, क्योंकि अब हम बेटा ड्राफ्टिंग पेपर पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाना। हम जो बोलते हैं ना हमने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट लगा दी, हमने रीट नहीं लगाई है, हमने पिटीशन लगाई है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रीट इश्यू करता है। फिर ये लैंग्वेज पे कमांड रखना बेटा एक एक चीज, ड्राफ्टिंग तब बेटर आपके समझ में आएगी, क्योंकि एक एक चीज पहले हम लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक एक चीज हम ड्राफ्ट करेंगे। और ड्राफ्टिंग कुछ नहीं है, अगर लॉ आता है वो ड्राफ्टिंग अपने आप होनी है। जो हम बोलते हैं हाई कोर्ट में रीट लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में बेटा हमने रीट लगा दी, हमने रीट नहीं लगाई है, हमने प्लीडिंग लगाई है, दुहाई। हमने क्या लगाई है बेटा, प्लीडिंग लगाई है। कोर्ट को हम बोल रहे हैं कि प्लीज आप रीट इश्यू कर दो। तो जो लेमैन की लैंग्वेज में बोल देते हैं ना बेटा हमने रीट लगाई है, हमने कुछ रीट नहीं लगाई है, हमने तो क्या लगाई है, पेटिशन। हमने तो क्या लगाई है बेटा, पेटिशन, दुहाई लगाई है कोर्ट के सामने, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट से कि आप क्या कर दो साहब, हमें रीट इश्यू कर दें। तो रीट क्या है बेटा, एक डायरेक्शन है गिवन बाय कोर्ट। किस चीज की डायरेक्शन है बेटा, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने की या कुछ ना करने की। रीट इज अ डायरेक्शन। एक तो ये कोर्ट के एंगल से पढ़ना, अपने एंगल से मत पढ़ लेना कि हमने रीट लगा दी। हमने रीट नहीं लगाई है, मैं बार बार इस वर्ड के ऊपर एम्फेसिस ले रहा हूं, हमने पेटिशन लगाई है। तो जब मैं रीट ड्राफ्ट करवाऊंगा आपसे, तो उसमें रीट में आप क्या लिखेंगे कि हम रीट फाइल कर रहे हैं या हम पेटिशन फाइल कर रहे हैं कोर्ट के पास। बोले बेटा थोड़ा सा इंटरेक्शन रखा करो, नहीं नींद आनी शुरू हो जाएगी। लो है, हम कोर्ट के पास क्या लेके जा रहे हैं, दुहाई लेके जा रहे हैं जी, प्लीज रीट इश्यू करो। क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। ये पॉजिटिव के लिए भी हो सकती है, ये नेगेटिव के लिए भी हो सकती है। पॉजिटिव के लिए क्या हो सकती है, गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, आपसे रिक्वेस्ट है जी आप ये काम कराएं, उसकी पब्लिक ड्यूटी है, आप उसको बोलो वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे। पढ़ाऊंगा रीट ऑफ मैंडेमस, रीट ऑफ मैंडेमस। तो मैं रीट ऑफ मैंडेमस नहीं लगा रहा हूं, मैं तो पिटीशन लगा रहा हूं। मैं पिटीशन लगा रहा हूं, कोर्ट के सामने दुहाई लगा रहा हूं कि दुहाई हो साहब, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दो कि पर्टिकुलर काम क्या करे साहब, वो आपका कैरी करे, उसकी ऑब्लिगेशन है टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। बीएसईएस बेटा मेरे घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा रही है, बीएसईएस को पूरी कॉलोनी में मेरे घर के सामने क्या लगा रही है बेटा, ट्रांसफार्मर लगा रही है। ओए एक तो इससे प्रॉपर्टी की मेरी वैल्यू डाउन होगी, एक तो इससे मेरी प्रॉपर्टी की क्या होनी है साहब, वैल्यू डाउन होनी है। दूसरा रिस्की है बेटा, कल को ट्रांसफार्मर में कुछ भी बेटा स्पार्किंग हो गई, वो तो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर उड़ेगा, आग लगने तक की क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मैं कोर्ट को पिटीशन लगाऊंगा, दुहाई हो बीएसईएस को मना करो नॉट टू डू, बीएसईएस को मना करो कि वो यहां पर क्या ना लगाए बेटा, यहां पर साहब अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल ना करे। ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होते हैं बेटा ओपन एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में क्या नहीं होंगे साहब, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं होंगे। तो रीट दोनों चीजों के लिए लगती है बेटा, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। तो व्हाट इज रीट, अगर कोई आपसे पूछ ले सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज रीट, रीट इज अ डायरेक्शन। याद करते रहना मन मन में बेटा, मेरे को बोलने दो, लेट मी कंप्लीट बेटा। रीट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट, रीट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। क्योंकि अब मैं लॉ पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद स्पेसिफिक हो रहा हूं बेटा, हम कोर्ट में रीट नहीं लगाते, हम तो कोर्ट को पिटीशन लगाते हैं कि दुहाई हो आप रीट इश्यू कर दो। तो लेमैन की लैंग्वेज में तो हम बोल जाते हैं कि हमने रीट फाइल कर दी, हमने कोई रीट फाइल नहीं करी है, हमने पिटीशन फाइल करी है कि ताकि कोर्ट हमें क्या कर दे साहब, रीट इश्यू कर दे। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। तो रीट इज अ डायरेक्शन
गिवन बाय कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए. रिट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट. मुझे बोलने देना और नोट्स अपने बंद रखना बेटा. अगर जीरोक्स करवा रखी है उसको बंद ही रखना बेटा. विच कोर्ट? सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वो अपील चैप्टर में कंसीडर करूंगा कि इनके क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा. ये कौन सी कोर्ट है बेटा? रिट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट. विच कोर्ट? क्या सेशन कोर्ट रिट इश्यू कर सकती है? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट इश्यू कर सकती है? आंसर इज नो. ना सेशन कोर्ट के पास पावर है बेटा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है. कोर्ट हेयर मीन्स ओनली एंड ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो इसको नीचे लिख देते हैं बेटा. हु कैन इश्यू रिट? हु कैन इश्यू डायरेक्शन? डायरेक्शन का मतलब रिट. हु कैन इश्यू रिट? क्या लिखो बेटा? ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट के पास बेटा पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 226 में. एक स्पेशल आर्टिकल पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये ज्यादा काम आता है 226 से. आर्टिकल 257 हमें सिखाया जाता है केवल ये कि रिट का आर्टिकल है 226. गलत है, अधूरी इंफॉर्मेशन है बेटा. ये रिट का आर्टिकल है 226 भी और 227 भी, ठीक. और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है बेटा, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट आपकी साहब देते हैं वो इश्यू होती है आर्टिकल 32 में. और जब भी मैं बोल दूं आर्टिकल, इसका मतलब किसकी बात हो रही होगी बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जब भी मैं बात कर दूं बेटा आपका आर्टिकल, इसका मतलब सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है. तो याद रखना केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही क्या कर सकती हैं बेटा? रिट इश्यू कर सकती हैं. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बेटा आपकी रिट इश्यू कर सकती हैं. इंपोर्टेंट नोट डाल देना. सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, क्वासा जुडिशियल बॉडीज. आप लिख रहे हैं बेटा एक एक चीज. सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, क्वासा जुडिशियल बॉडी कैन नॉट इश्यू द रिट. पावर ही नहीं है बेटा. पावर केवल और केवल किसके पास है बेटा? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास. तो एक बार डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि क्या डिफरेंस है आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में. आर्टिकल 227 में आखिरी में कंसीडर करूंगा. आर्टिकल 227 में आखिरी में कंसीडर करूंगा कि आर्टिकल 227 है क्या चीज बेटा. ठीक है ना. अभी तो हमने पढ़ रखे हैं वो तो दो ही आर्टिकल पढ़े हैं रिट में, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226. पर हाई कोर्ट में एक पावर और होती है हाई कोर्ट के पास बेटा, आर्टिकल 227 में. तो अगर मैं डिफरेंस फॉर्म में लूं बेटा, रिट कौन इश्यू कर रहा है? हाई कोर्ट भी. और रिट बेटा कौन इश्यू कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी. हाई कोर्ट इश्यू करता है बेटा अंडर आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है बेटा अंडर आर्टिकल 32. सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है बेटा अंडर आर्टिकल 32. हाई कोर्ट बेटा आपका किस चीज के लिए रिट इश्यू कर सकता है? या सुप्रीम कोर्ट से आओ बेटा. सुप्रीम कोर्ट जो रिट इश्यू करता है ओनली एंड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट जो रिट इश्यू करते हैं बेटा ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. हाई कोर्ट बेटा, हाई कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर राइट ऑल्सो. जो फंडामेंटल तो नहीं है पर आपका राइट क्या हुआ है साहब? इफेक्टेड हुआ है. फंडामेंटल तो नहीं है पर आपका राइट क्या हुआ है साहब? इफेक्टेड हुआ है. तो हाई कोर्ट का बेटा यहाँ स्कोप थोड़ा वाइडर हो गया. हाई कोर्ट किसके लिए ले सकता है बेटा रिट?
वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट और एनी अदर राइट। तीसरा डिफरेंस जरा ध्यान से सुनना बेटा, और मैं चाहूंगा कि आप इंटरप्रेट करके बताएं कि क्या डिफरेंस बनेगा। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर पढ़ें या पढ़ा हो, एलएलबी कर रहे हो या आपने बेटा आईपी इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा हो, फंडामेंटल राइट की कवरेज कहां से कहां तक है? फंडामेंटल राइट बेटा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके, चुप रहो तुम नालायक, चुप रहो। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है बेटा? अरे देखने के बाद तो हाँ कर दो दुष्टो। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके बेटा आपका 35। पढ़े लिखे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं बेटा। इसमें आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इश्यू करने की। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है बेटा रिट इश्यू करने की। कुछ कहना चाहते हो बेटा? 12 से 35 के बीच में 32 आता है। 12 से 35 के बीच में 32 आता है और लो पढ़ना आपको आता है बेटा। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाना अपने आप में फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना, मैं बार बार बेटा होता तो पिटीशन है, हो सकता है मुंह से मेरे भी निकल जाए रिट लगाना, पर रिट नहीं लगती। रिट तो वो इशू करते हैं ना, लगती तो क्या है? पिटीशन। लगती तो क्या है बेटा? पिटीशन। आर्टिकल 32 किस में आ रहा है? 12 से 35 के बीच में आ रहा है। तो यानी कि ये पिटीशन लगाना अपने आप में फंडामेंटल राइट है। एम आई मेकिंग सेंस? ये पिटीशन लगाना अपने आप में ही क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर बेटा राइट टू रिट, और यार रिट का मतलब है बेटा पिटीशन, क्योंकि जो लगा रहा है वो तो पिटीशन लगा रहा है ना बेटा। रिट तो कोर्ट देती है। राइट टू रिट इटसेल्फ इज ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। 226 12 से 35 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये राइट तो है पर फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई कोर्ट के पास जाना राइट है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है, पर ये फंडामेंटल क्या नहीं है बेटा, आपका राइट नहीं है। तो इधर बात करें तो बेटा राइट टू रिट, और मैं बार बार बोलूं रिट का मतलब हम पिटीशन के एंगल से बात कर रहे हैं। रिट का मतलब बेटा पिटीशन के एंगल से बात कर रहे हैं। एक मिनट बेटा बस। हाँ हेलो, जय जय जिनेंद्र चाचा श्री। तो राइट टू रिट पिटीशन क्या लिखे बेटा? इज नॉट फंडामेंटल राइट। नाउ तेजी से वाइंड अप करो बेटा। व्हाट इज अ रिट? रिट इज अ डायरेक्शन इशू बाय कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एम आई क्लियर? कोर्ट का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में रिट लगती है बेटा आर्टिकल 226 में। सुप्रीम कोर्ट में बेटा जो रिट का मतलब वही पिटीशन, जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है बेटा वो इशू करता है आर्टिकल 32 में। 226 में बेटा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं और एनी अदर राइट के लिए भी जा सकते हैं। पर बात करें बेटा आपका साहब आर्टिकल 32, इसमें केवल और केवल किसके लिए जा सकते हैं? फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली। सुप्रीम कोर्ट में बेटा जो हम पिटीशन लगा रहे हैं वो अपने आप में फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 32 12 से 35 के बीच में कवर होता है। वाइल हाई कोर्ट का आर्टिकल बेटा नो डाउट हमारे पास पावर है पिटीशन लगाने की। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या दे रखी है बेटा? कोर्ट को पावर दे रखी है, पर बेटा ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे बेटा अपना पिटीशन लगानी है, मेरे को पिटीशन लगानी है रिट ऑफ मैंडेमस के रिगार्डिंग। मुझे पिटीशन लगानी है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के रिगार्डिंग। पढ़ाऊंगा बेटा ये। दिल्ली की बात कर लेते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं। अब सबसे बढ़िया चीज ये है, दिल्ली में हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। दिल्ली में हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। सर किस चीज के लिए आप रिट लगाना चाहते हैं? सर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, मैं सारी पेमेंट कर चुका हूं,
सेलर बेटा हमारी सेल डीड तैयार हो चुकी है, सब रजिस्ट्रार सुना है जहां प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, नालायक प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कर रहा, सैंक्शन लगा दी उसने। बायर ने सारी पेमेंट कर दी, चेक की डिटेल उसमें डाल रखी है, सेलर ने सारी की सारी क्या कर दी, पोसेशन दे चुका है, दोनों पार्टी तैयार है, सेल डीड एग्जीक्यूट हो चुकी है। सब रजिस्ट्रार क्या नहीं कर रहा बेटा, इसको साहब एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, सब रजिस्ट्रार इसको बेटा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सर के ऊपर है बेटा, ट्रांसफर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब सब रजिस्ट्रार क्या कर देगा बेटा, इसको अपने तरफ से पूरा साहब अटेस्टेशन कर देगा। अब नालायक ये क्या नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी में नेसेसिटी की सैंक्शन लगा दी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे रहा, दुख है मुझे, क्या करूंगा बेटा, मैं पिटीशन लगाऊंगा, कोर्ट के पास जाऊंगा, दुहाई है, इसको डायरेक्शन दो नालायक को काम करे, मैंडेमस। इसमें कौन सी रेट लगेगी बेटा, थोड़ा सा मान के चल रहा हूं, पहले पढ़ रखा है, यहाँ कोर्ट में मैं क्या अप्लाई करूंगा जी, दुहाई है, इसको बोलो कि मेरी प्रॉपर्टी की क्या करे, रजिस्ट्री करे। तो बेटा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस केस में कौन सी रीट इशू करेगी, मैंडेमस। मैंडेमस वाली रीट क्या होगी साहब, इशू होगी। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। अब मैं रहता हूं बेटा पश्चिम बिहार में, मैं हाई कोर्ट में जाऊं पहले सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, या दोनों जगह अप्लाई कर दूं, मैं हाई कोर्ट में जाऊं या सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, दिल्ली में सबसे बढ़िया चीज ये दोनों ही है। ध्यान रखना बेटा, इशू फॉर्म में ले लो, इशू फॉर्म में वेयर टू फाइल द रिट फर्स्ट, वेयर टू फाइल द रिट। और जब भी मैं बोलूं ना बेटा फाइल द रिट, इसका मतलब पेटिशन होता है, हम रिट थोड़ी ना फाइल कर रहे हैं, हम तो पेटिशन लगा रहे हैं, कोर्ट को बोल रहे हैं जी आप रिट इश्यू करो, आप डायरेक्शन दो इनको, ठीक है ना बेटा। वेयर टू फाइल रिट फर्स्ट, बिफोर हाई कोर्ट और बिफोर सुप्रीम कोर्ट। रिट पहले बेटा हाई कोर्ट में लगती है, रिट बेटा आपकी जो पिटीशन लगेगी रिट के लिए वो पहले कहां जाएगी बच्चे, आपकी हाई कोर्ट में ही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बेटा आप डायरेक्टली जा तो सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होता है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए थे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हैं। तो सबसे पहले जो रिट लगाई जाती है वो रिट कहां लगाई जाती है बेटा, आपकी हाई कोर्ट। रिट का मतलब मैं फिर बार बार रिपीट करूं, पिटीशन है ये। रिट के लिए जो पिटीशन लगाई जाएगी वो कहां लगाई जाएगी बेटा, रिट के लिए पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। सर क्या सुप्रीम कोर्ट में लगा ही नहीं सकते, लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल लगा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सीधा यही पूछेगा आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट सीधा सबसे पहले ये पूछेगा आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, उसके बाद आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। आप ये कह नहीं सकते जी मेरा हाई कोर्ट पे फेद नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप समझ रहे हो, स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट है, मालिक है वो। तो सबसे पहले बेटा आपको जाना ही हाई कोर्ट में पड़ेगा। सर क्या सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ही नहीं जा सकते, नो, आप लगाना चाहो लगा दो, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के ऊपर आ जाता है कि वो खुद क्या कर दे, रिट इश्यू कर दे या वो हाई कोर्ट में केस को रेफर कर दे। सर इसके लिए मैं केस डिस्कस करना चाहूंगा बेटा यहां पर, जहां पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही क्या हो गई थी बेटा, आपकी रिट एंटरटेन हो गई थी। मैं बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहले तो बेसिक प्रिंसिपल बताओ। वन can directly file the writ, लो की लैंग्वेज में petition, one can directly file the petition before Supreme Court. However they have to prove, कैप्स में लिखता हूं, they have to prove before Supreme Court, they have to prove before Supreme Court that why they don't go to High Court. सुप्रीम कोर्ट का ही केस हुआ था बेटा आपका, पॉल मैक्सन के नाम से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है पूछने का कि भाई आप पहले हाई कोर्ट पे क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए।
देश की सर्वोच्च न्यायालय में क्यों आ गए बेटा आप? ठीक है, क्रक्स ऑफ द मैटर लिख लेना, क्रक्स ऑफ द मैटर, सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज डिस्करेज, सुप्रीम कोर्ट always discourage the petitioner to come straight forward to, बोलो, सुप्रीम कोर्ट, टू कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या कभी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा ही नहीं सकते? ये सुप्रीम कोर्ट कभी एंटरटेन ही नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट को मैटर अगर ज्यादा क्रिटिकल लगते हैं बेटा तो वो चाहे तो एंटरटेन कर भी सकता है। आपकी रेफरेंस के लिए अगर मैं केस बताऊं, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये स्टेट वो वाला स्टेट मत समझना, वो 28 स्टेट है, नो यूनियन टेरिटरी है। यहाँ स्टेट का मतलब आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन है ना बेटा? अरे हाँ करो नालायक हो, कहीं वो स्टेट का मतलब आप स्टेट राज्य समझ जाएं। ये स्टेट आर्टिकल 12 वाला है बेटा। इस केस के फैक्ट सुनना, इस केस के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है साहब। इस केस में इनकी बेटा मैगजीन आती है, इंग्लिश में मैगजीन छापते थे ये क्रॉस रोड के नाम से, मुंबई में। जैसे शिवसेना की मैगजीन नहीं आती सामना, कुछ एग्जांपल मैं ऐसे ले रहा हूं जो आपने सुन रखे हो। शिवसेना सुना है? ये तो सर लेटेस्ट इशू चल रहा है, कंगना रनावत वर्सेस शिवसेना। इनकी मैगजीन आती है बेटा इनकी मैगजीन आती है सामना के नाम से। चलो सुनने पे ध्यान दो। खैर ऐसे ही रोमेश थापर जी की बेटा इंग्लिश में मैगजीन आती थी क्रॉस रोड के नाम से। मुंबई में क्या होती थी बेटा, वो पब्लिश होती थी। इस मैगजीन को बेटा कुछ होगा कंटेंट इसमें मद्रास में बैन कर दिया। मद्रास में क्या कर दिया बेटा, इसको बैन कर दिया कि मद्रास में बेटा ये क्या नहीं होगी साहब, मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग नहीं, कुछ कंटेंट होगा बेटा। मद्रास में क्या कर दिया साहब, बैन कर दिया। इन्होंने बेटा आर्टिकल 32 यूज करा और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। दुहाई हो, डायरेक्शन दो मद्रास गवर्नमेंट को कि मेरी मैगजीन को क्या होने दें, डिस्ट्रीब्यूट होने दें। मेरी मैगजीन को क्या होने दें, डिस्ट्रीब्यूट होने दें। फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स मेरा लिबर्टी है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स का, अरे हाँ करो, पूरे इंडिया में फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स का मेरा क्या है साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का क्या हुआ है साहब, ये वायलेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट दुहाई हो, इनको क्या करो साहब, इनको आप साहब रिट इशू करें, एप्रोप्रिएट रिट क्या करें साहब, इशू करें कि मेरी मैगजीन को वहां पर क्या होने दें, डिस्ट्रीब्यूट होने दें। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट क्या कर ली थी बेटा, आपकी पिटीशन एंटरटेन कर ली थी। ठीक, तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं बेटा जहां सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर लेती है, पर 99.9% मैं कह रहा हूं बेटा आपको कहां जाना पड़ेगा साहब, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से चूज करना हो किसके पास जाएं, तो पहले बेटा बीइंग ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, साधारण समझ का आदमी कहां जाएगा, हाई कोर्ट में। साधारण समझ का आदमी बेटा हाई कोर्ट में ही जाएगा। टैक्स में वोडाफोन का केस हुआ था, 55,000 करोड़ का मैटर फंसा पड़ा था, वो भी रिट के थ्रू जो गया था बेटा हाई कोर्ट में ही गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में। मतलब इतने बड़े बड़े मैटर हैं, उन्हें पता है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो सीधा यही पूछेंगे, भाई आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। उन्हें पूछना सीधा यही, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, फिर आपके पास जवाब होना नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके बस की नहीं है, हमें लग रहा था सर वो अच्छा डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल ही नहीं सकते ऐसा बेटा। तो आपको जाना ही कहां पड़ेगा बेटा, पहले हाई कोर्ट। क्लियर। पर इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट कभी जा ही नहीं सकते, जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या आ जाएगा बेटा, मर्जी के ऊपर आ जाएगा। एम आई क्लियर। यहां तक कोई भी इफ्स एंड बट्स बेटा
क्या क्या कर लिया, इकट्ठे करते चलना। मीनिंग ऑफ रिट, रिट इज अ डायरेक्शन इशू बाय कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए भी दे सकता है, एनी अदर राइट के लिए भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट बेटा ओनली एंड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट में रिट के लिए अप्लाई करना बेटा वो अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना वो अपने आप में ही क्या है बच्चे, फंडामेंटल राइट है। फिर हमने एक इशू फ्रेम कर लिया, साहब पहले कहां पर जाएं, हाई कोर्ट में जाएं या पहले हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आंसर इज बेटा कहां जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आपसे बेटा, मेरा क्वेश्चन है आपसे, रिटेन रखना, नेक्स्ट क्लास में आंसर लूंगा मैं आपसे। हाई कोर्ट में बेटा मैंने पिटीशन लगा दी, दुआइए रिट इशू करो, हाई कोर्ट के समझ में नहीं आया, हाई कोर्ट ने रिट इशू नहीं करी, क्या उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं? क्वेश्चन को लिख लो बेटा, मैं आंसर आज नहीं दूंगा। मैं यस नो तो पूछ नहीं रहा, मैं चाहता हूं दिमाग घूमे आपका रात बेरात। हाई कोर्ट में पहुंचा, रजिस्ट्रार मेरी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कर रहा था, मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया रिट के लिए बेटा कि दुआई हो जी, इसको रिट ऑफ मेंटेनेंस दो, इसको डायरेक्शन दो कि क्या करे साहब, मेरे को रजिस्टर करे, रजिस्ट्री मेरे नाम। वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं भाई हम रिट एंटरटेन नहीं करेंगे, पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सेम मैटर लेके जा सकता हूं आर्टिकल 32 में? क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर नेक्स्ट क्लास में लूंगा बेटा मैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जान के दे रहा हूं कि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। बढ़ू आगे, चलो। रिट की पावर किसके पास है, रिट की पावर देख के बोल दिया करो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्या पार्लियामेंट इनके राइट को बेटा विड्रॉ कर सकता है? क्या पार्लियामेंट इनके राइट को विड्रॉ कर सकता है? थोड़ा फोकस देता हूं इस चीज के ऊपर, फिर आंसर निकलने शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई, क्या ये क्वैश हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बोलते हैं दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, आर्टिकल 141 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे दे इंडिया का कानून मान लिया जाएगा। 3 तलाक आपका इनवैलिड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था पहले, तो खाली उस लेडी के लिए ऊपर एप्लीकेबल थोड़ी ना था, दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड। वो तो पूरे इंडिया का ही क्या बन गया बेटा, कानून बन गया। क्या उसको ओवर रूल कर सकते हैं? बोलो बेटा, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ओवर रूल हो सकती है या नहीं? सीधा ये आंसर दो मेरे को बस। आंसर इज यस 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 यस, बिल्कुल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट को पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बेटा अपना लेजिस्लेचर पावर को यूज करके जजमेंट को क्या कर दे, ओवर रूल कर दे। अब पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा आप लोग, क्या रिट की पावर को बेटा वो ओवर रूल कर सकती है? क्या उसकी पावर को कर्टेल कर सकती है पार्लियामेंट? ये कह सकती है कि नहीं आप क्या नहीं कर सकते साहब, रिट इशू नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो राइट टू रिट मिला है, राइट टू इशू रिट, वो किसी स्टैच्यू से नहीं मिला है, वो किसी लेजिस्लेचर से नहीं मिला है, बच्चों वाली भाषा में किसी एक्ट से नहीं मिला है। ये पावर सीधी कहां से आई है? ये पावर सीधी आई है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आपने एक डॉक्ट्रिन पढ़ी हो, सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जब भी अगर आपने एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा हो बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर, सुना है या नहीं सुना? बस सीधा हाँ या ना देना मेरे को। हाँ भाई ऐसे बता दिया करो सुना या नहीं सुना। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने ऑर्गन है? ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अरे पिलर है जिसको पिलर बोलते हैं हम। नंबर 1 लेजिस्लेशन, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते हैं, नंबर 3 जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर ये बोलता है तीनों अपने अपने काम इंडिपेंडेंट करेंगे, कौन किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी जो बोलती है, डॉक्ट्रिन जो बोलती है बेटा, तीनों ऑर्गन
क्या करेंगे साहब, अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, कोई दूसरे के फील्ड में क्या नहीं करेगा साहब, इंटरफेयर नहीं करेगा। लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, तीनों ऑर्गन अपनी अपनी ड्यूटी क्या करेंगे बेटा, परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे के फील्ड में क्या नहीं करेंगे साहब, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अगर पार्लियामेंट ने पावर कर्टेल करने की कोशिश करी तो सेपरेशन ऑफ पावर लग जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने बेटा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर को आपका साहब काटने की कोशिश करी, इंटरफेयर करने की कोशिश करी, तो ये डॉक्ट्रिन लग जाएगी ना बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलती है, तीनों ऑर्गन अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे के बेटा काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पहला कारण कि पार्लियामेंट बेटा इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकती, ये राइट जो मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला है, किसी स्टैच्यू या किसी एक्ट से नहीं मिला। ये राइट जो मिला है सीधा किससे मिला है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ये किसी स्टैच्यू, लेजिस्लेचर या बेटा एक्ट से नहीं मिला। और दूसरा एक थ्योरी होती है बेटा अपने पास, डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों ऑर्गन ये सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं बेटा, ऑल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल परफॉर्म देयर ड्यूटी सेपरेटली, अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, अपने अपने में मस्त रहो, एक दूसरे में बेटा पंगेबाजी नहीं, एक दूसरे की पावर में क्या नहीं करेंगे साहब, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर करेंगे अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, अगर करेंगे अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। जुडिशरी बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर नहीं करेगी, आपका बेटा लेजिस्लेचर साहब जुडिशरी में एंटर नहीं करेगा। ठीक, तो पावर एब्सोल्यूट है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज, रिड्यूस, मिटिगेट इन एनी वे बाय पार्लियामेंट। तो राइट टू इशू रिट इज एब्सोल्यूट पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इट कैन नॉट बी कर्टेल, इंक्रीज, डिक्रीज, रिड्यूस, मिटिगेट, कुछ नहीं कर सकती पार्लियामेंट। बस एक केस बड़ा बड़ा लिख लेना, एक केस बड़ा बड़ा कैप्स में, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इंडिया में लगी है कभी, आपातकाल इंडिया में लगा है, एक ही बार लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था बेटा, ठीक है ना। अपने फादर से पूछना, आप तो उस टाइम पैदा ही नहीं होंगे, मैं खुद ही 3 साल का था, 2-3 साल का उस टाइम। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी दिस राइट कैन बी कर्टेल, इमरजेंसी में कुछ नहीं होगा, कोई रीट इश्यू नहीं होगी बेटा। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी दिस राइट कैन बी कर्टेल, ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास बेटा ये एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट पावर है कि वो रिट इश्यूज करें, पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना वो उनकी पावर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है रिट के रिगार्डिंग, ना मिटिगेट, रिड्यूस, अबॉलिश कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक केस में बेटा ये पावर विड्रॉ हो जाती है, अगर इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल। एक ही बार लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था बेटा, ठीक है। चले मूव ऑन। तो पहला क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूं, तेजी से आंसर दो। हु कैन इश्यू रिट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? वेयर टू गो फर्स्ट, हाई कोर्ट। कैन वी फाइल द बेटा रिट टू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? यस, बट ऑन द मर्सी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करें या ना करें, उनको प्रूव करना पड़ता है कि हम हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर रिगार्डिंग इश्यू रिट कर्टेल हो सकती है? आंसर इज नॉट एट ऑल, जस्ट बिकॉज ऑफ दो प्रोविजन। नंबर 1, एक तो ये जो पावर आई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आई है, और दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, डॉक्ट्रिन। कोई किसी की पावर में क्या नहीं करेगा बेटा, इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक, अगला इशू मेरा ध्यान से सुनना, अगला इशू मेरा ध्यान से सुनना। हाई कोर्ट ओवरबर्डन चल रहा है, जबरदस्त केस लगे हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में बेटा, हजारों लाखों केस क्या चल रहे हैं साहब, पेंडिंग चल रहे हैं। डेली बेसिस पे रिट क्या हो रही है साहब, फाइल हो रही है। डेली बेसिस पे क्या हो रही है बच्चे, रिट फाइल हो रही है। क्या हाई कोर्ट अपनी पावर ये डेलीगेट कर सकता है बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को? हाई कोर्ट अपने स्टेट का मालिक है, ये तो पता होगा ना। हाई कोर्ट अपने स्टेट का क्या बेटा मालिक है, सारी कोर्ट उस स्टेट की हाई कोर्ट के अंडर आती है। क्या हाई कोर्ट अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉर द टाइमिंग 6 महीने? चलो आप संभालो रिट वाला काम। क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आंसर इज लाइफ टाइम एक थंब रूल याद रखना, जुडिशरी पावर कभी डेलीगेट नहीं होती। जुडिशरी पावर कभी डेलीगेट नहीं हो सकती।
बेटा आपकी लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट हो जाती है। अपने स्टडी मैट का सबसे पहला चैप्टर यही है, डिटेल में लूंगा इसको भी, इसमें भी पैर के नीचे जमीन सरकाऊंगा आपके। क्या है क्या ये लेजिस्लेचर? कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। नालायक पार्लियामेंट तो उसका नाम है, अपना लॉ की लैंग्वेज में बोला करो। कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। सेंटर में है तो पार्लियामेंट, स्टेट में है तो स्टेट लेजिस्लेचर। सेंटर में है तो पार्लियामेंट बोलेंगे ना बेटा, और स्टेट में है तो स्टेट लेजिस्लेचर। क्या लेजिस्लेचर अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है? मैं बिजली के पलक में हाथ डाल दूंगा बेटा सबका, मेट्रो के आगे धक्का दे दूंगा या मैं गिर जाऊंगा? अरे कर सकता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसी को तो बोलते हैं। बेटा क्या कर रहे हो आप? आपको लग रहा है 15 दिन में खत्म हो जाएगा ये? नालायक, ऐसा लग रहा है जीरो लेवल पे बैठे हो दुष्ट। पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट छोड़ो, लेजिस्लेचर के पास ये अपनी पावर है कि वो डेलीगेट कर दे। इसको तो बोलते थे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर थोड़ी ना है। सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हैवी हो रहा है। अरे धीरे धीरे हाँ या ना तो करो। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, टेंशन नहीं बेटा, टेंशन नहीं। कम पढ़ो, पर जितना पढ़ो उतना समझ में आना चाहिए, दिमाग में रिटेन होना चाहिए। मैं सीधा एक रफ लैंग्वेज पूछ रहा हूँ, क्या लेजिस्लेचर अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। लेजिस्लेचर अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। अपने स्टडी मैट का पहला चैप्टर ही ये है न्यू सिलेबस में दोस्तों, उसमें डिटेल में 5-5 नंबर में आते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वहां पढ़ाऊंगा कि क्या चीज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बेसिक प्रिंसिपल लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, पर एक एक चीज के ऊपर वो नहीं बना सकता, वो अपनी पावर डेलीगेट कर देता है बेटा। रूल सबसे बढ़िया एग्जांपल है। रूल पार्लियामेंट थोड़ी ना बनाती है, रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, तो क्या चीज है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो बेटा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। फिर वो कानून कैसे बना रही है? क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। नोटिफिकेशन पढ़ते आए हैं बचपन से? नोटिफिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ। हाँ कर दो, ना भी पता हो तो भी हाँ कर दो। नोटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ लॉ। पर नोटिफिकेशन तो पार्लियामेंट इशू नहीं करती, गवर्नमेंट देती है। फिर वो कैसे हो रहा है? फिर वो कैसे हो रहा है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई थिंक समझ में आ गया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बेटा, लेजिस्लेचर में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जुडिशरी में कभी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता हम बिजी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप संभाल लो। सुप्रीम कोर्ट माई बाप, सबका माई बाप तो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये नहीं कह सकता हम बिजी हैं, हाई कोर्ट चलो आप संभाल लो, या चिल्लर चलो आप संभाल लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। एक बड़ा बड़ा आज की व्हाट्सएप डीपी होनी चाहिए अपनी, जुडिशरी पावर ये कभी डेलीगेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो लिख दो राइट टू इश्यू रिट, right to issue writ by high court or supreme court cannot be delegated। cannot be delegated। ठीक है बेटा, लाइफ टाइम थंब रूल याद रहेगा ना ये, क्योंकि आगे चल के जब पढ़ेंगे ना बेटा हम प्लीडिंग्स, सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में बहुत काम आएगा ये। सर फिर हमने ये भी तो पढ़ा है केस रिमांड बैक हो जाता है। सर हमने तो कुछ पढ़ रखा, हम लोग के स्टूडेंट हैं, ये नहीं कि आप जो भी बोल दें हम हाँ कर देंगे। सर फिर वो रिमांड बैक क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ नालायको, सर फिर वो रिमांड बैक भी तो कुछ होता है। वो तो रिमांड बैक तो ये होता है भैया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सीनियर को लगता है कि बेटा जूनियर ने केस में क्या करी है, कोई पॉइंट छोड़ दिया, जूनियर अथॉरिटी ने कोई पॉइंट छोड़ दिया, तो सीनियर ये बोलता है जूनियर को भाई इसको नए सिरे से कंसीडर कर। वो अपनी पावर थोड़ी ना डेलीगेट कर रहा है, वो अपनी पावर डेलीगेट नहीं कर रहा है कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा तू ही डिसाइड कर। वो सीनियर ये बोल रहा है कि जूनियर आपने काम ढंग से नहीं करा, आप उसको नए सिरे से कंसीडर करें, उसको बोलते हैं रिमांडिंग बैक ऑफ केस। यहां तक कोई दिक्कत? चलूं आगे? कोई इफ्स एंड बट्स? तुम्हारी क्वेरी नहीं आती बेटा, मुझे तो भी डर लग जाता है कि तुम्हारी क्वेरी नहीं आ रही। चलो खैर मुद्दे पे आओ। और रिट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? हु कैन फाइल रिट। और यहां रिट का मतलब मैं बोलूं तो क्या आ जाएगा? पेटिशन।
हम तो पेटिशन लगा रहे हैं ना, रिट तो सामने वाला देगा। और वो क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं, एग्जाम में भी ऐसे आ रहे हैं, चल भी यही रहा है, ट्रेंड भी यही है। हम कोई रिट फाइल नहीं कर रहे हैं कोर्ट में, हम तो पेटिशन लगा रहे हैं, वो तो कोर्ट रिट इशू कर रहा है, ठीक है ना। पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना हु कैन फाइल रिट, तो ये मत बोल देना गलत है क्वेश्चन, आपको नॉलेज ही नहीं है। वो ट्रेंड है, चलता ट्रेंड है ना बेटा, चलता आ रहा है वो ट्रेंड। चलो कौन फाइल कर सकता है, बोलो। एनी पर्सन, आपने बोला जी एनी पर्सन कैन फाइल द रिट। एनी पर्सन, पर्सन में लिविंग नॉन लिविंग, पर्सन में लिविंग नॉन लिविंग, ओनली लिविंग पर्सन कैन फाइल द रिट। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कंपनी लिविंग है नॉन लिविंग है? अरे हाँ या ना कर दो। कंपनी लिविंग है नॉन लिविंग है? अच्छा, कंपनी का दिल धड़क रहा है, फेफड़े फड़क रहे हैं, लीवर है उसको, कौन ना लाए को डूब जाओ, लिटरली डूब जाओ अगर कुछ शर्म आ रही हो तो। दोस्तों लिविंग तो खाली नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो सकता है। हाँ, कंपनी लिविंग है, बताओ उसका ऑक्सीजन रेट कम चल रहा है, उसको कोरोना हो गया, तुम्हारा बस चले तुम उसको एडमिट कर दो, नालायक हो। चलो सुनने पे ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन अब सीधा आता हूँ, फिर तो आपके समझ में आएगा। क्या कंपनी रीट के लिए अप्लाई कर सकती है? कंपनी को दुख है, कंपनी को दुख है। सर कंपनी को क्या दुख है? कंपनी का कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो गया? क्यों नहीं हो गया? मेरा काम था बेटा, मैं बसें चलाता हूँ, गवर्नमेंट ने, नालायक ने, स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी खाली गवर्नमेंट की बसें चलेंगी, प्राइवेट नहीं चलेंगी। दिल्ली में अगर दिल्ली में आपको याद नहीं होगा, उस टाइम आप बच्चे होंगे, दिल्ली में पहले प्राइवेट बसेस भी चलती थी नीले रंग की बेटा, और गवर्नमेंट की डीटीसी भी चलती थी। डीटीसी में चढ़ना पसंद नहीं करते थे, हम प्राइवेट बसेस में चलते थे। फिर बाद में बेटा शीला दीक्षित जी ने, जो हमारी क्या रह चुकी हैं साहब, चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, अब तो डेथ भी हो चुकी है बेटा उनकी, उन्होंने बंद ही कर दिया, प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी। एक्सीडेंट बहुत होते थे, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे, उन्होंने बसेस ही बंद कर दी। अब मैं हूं बेटा आपका दीपक जैन लिमिटेड, मेरा बसेस चलाने का काम था, स्टेट गवर्नमेंट ने उठा के बंद कर दिया, मेरी तो 1000 बसेस रोड पे आ गई। अब मैं चाह रहा हूं जी गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हूं, दुआई हो, इनको डायरेक्शन दो कि मेरा बिजनेस करने का मेरा राइट है ना, तो बिजनेस करने का राइट ही बंद कर दिया। तो क्या कंपनी रिट लगा सकती है या नहीं लगा सकती? तो फिर लीविंग वर्ड कहां से आ गया फिर? अरे ऑथोराइज करेगी नहीं करेगी, मेरा क्वेश्चन सुन तू नालायक। पहले कंपनी रिट लगा सकती है या नहीं लगा सकती रिट के लिए? वो कैसे लगाएगी वो तो मैं सिखाऊंगा ड्राफ्टिंग में, कैसे लगाएगी वो तो मैं सिखाऊंगा ड्राफ्टिंग में। कंपनी को कोई हरेसमेंट है सर, आप ना बढ़िया सा एग्जांपल बनाओ, मैं एग्जांपल बनाता हूं आपके, फिर समझ में आएगी। कंपनी का नाम बताओ। रिलायंस ही ले लो, ये चोर ही लो। अरे रिलायंस को लो, रिलायंस लिमिटेड के पास ऑयल एक्सट्रैक्शन के राइट है, ठीक है जी? अरे हाँ करो। 5 साल तक के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने इसको ऑयल रेस्ट्रिक्शन के राइट दे दिए। 2 साल के बाद इसका राइट ही कैंसिल कर दिया। हट नालायक, आपको राइट नहीं मिलेगा, ये आपको राइट नहीं मिलेगा। ये राइट हम किसको दे रहे हैं? ओएनजीसी को दे रहे हैं। रिलायंस के पास क्या रेमेडी है? रिलायंस के पास क्या रेमेडी है? गुजरात गवर्नमेंट ने मना कर दिया, आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन का राइट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल लिखा है, 2 साल से पहले टर्मिनेट कर दिया। आप रिलायंस के मुकेश अंबानी साहब है, क्या रेमेडी है? हाई कोर्ट में पहुंच जाओ, अप्लाई कर दो रिट के लिए, अप्लाई करो, दुहाई हो। गुजरात गवर्नमेंट आर्बिट्री काम कर रही है। ये क्या तरीका है? 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 2 साल के बाद मना कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? 5 साल के लिए बेटा एग्रीमेंट था, 2 साल के बाद इन्होंने मना कर दिया। कैसे मना कर सकते हैं साहब? ये लगाओ हाई कोर्ट को बेटा, अप्लाई कर दो। तो हाई कोर्ट क्या इशू करेगी इस केस में? रिट देगी गुजरात गवर्नमेंट को। हाँ भाई बुलाओ, किस बेस पे आपने मना कर दिया? जी हमें ओएनजीसी ज्यादा अच्छे रेट दे रहा है। पहले समझ में नहीं आ रहा था जब बिड लगाई थी, तो उस केस में रिट दे देंगे कि नहीं 5 साल तक के लिए एग्रीमेंट क्या होगा साहब? कैरी होगा। तो यहाँ पर पेटिशनर कौन है? यहाँ पर पेटिशनर कौन है? कंपनी। तो बेटा कंपनी भी लगा सकती है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर 100 रिट लगती है बेटा, 70 रिट तो अदर देन लिविंग पर्सन लगाता है। लिविंग पर्सन तो कंप्रोमाइज ही कर लेता है, छोड़ यार। हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के भी खर्चे हैं।
हाँ, तो अब जरा पूछो, अब जरा दोबारा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे। हु कैन फाइल रिट? एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन। ये हटाओ, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। लिखो नालायको, वेदर company, body, corporate can also file the writ. Company, body, corporate can also file the writ. मेरी आत्मा खुश हो जाए, एग्जाम में आ जाए कंपनी को रिट के लिए अप्लाई करना है, बनाओ फॉर्मेट, और तुम लिख के आ जाओ कंपनी तो रिट फाइल ही नहीं कर सकती, 6 महीने खराब। समझ में आ गया? एनी पर्सन वेदर लिविंग और नॉन लिविंग कैन फाइल द रिट। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या ना फॉरनर, इंडियन सिटीजन तो लगा सकता है लिविंग में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या फॉरनर बेटा रिट के लिए अप्लाई कर सकता है? जिनके पास नोट्स हो प्लीज देखना मत, मैं आगे से नोट्स बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद दिया करूंगा, नहीं पता चले वहां पढ़ पढ़ के आप आंसर दे दे रहे हैं। क्या एक फॉरनर रिट के लिए लगा सकता है बेटा? क्या फॉरनर रिट के लिए अप्लाई कर सकता है? मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, मैं हिंट देता हूं पहले, क्योंकि आप ना फट्टे मार रहे हैं, आपको पता ही नहीं। फंडामेंटल राइट अगर पढ़ोगे ना, खाली इंडियन सिटीजन को है, फॉरनर को नहीं है। हाँ कर दो, ना भी पता हो तो हाँ कर दो। फंडामेंटल राइट जो मिलते हैं केवल किसको मिलते हैं बेटा? ये इंडियन सिटीजन को, या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की हैं। इंडियन पर्सन बोल देना चाहिए, उसमें लिविंग भी आ गए, नॉन लिविंग भी आ गए। व्हाट अबाउट फॉरनर? व्हाट अबाउट फॉरनर? फॉरनर रिट लगाना चाहता है बेटा, सर केस बनाओ, ऐसे थ्योरेटिकल मत बोला करो आप ना, कोई केस बनाओ। फॉरनर आगरा में घूमने आए हुए थे बेटा, पुलिस ऑफिसर ने उसको डिटेन कर लिया, पासपोर्ट दिखा, ये दिखा, वो दिखा, उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था। हम इंडियन है ना बेटा, गायब कर देते हैं, हमने पासपोर्ट ही चोरी कर दिया। वो पुलिस में कंप्लेंट लगाने गया, पुलिस ने धर लिया उसको कि बिना पासपोर्ट के आप कैसे घूम रहे हैं। वो कह रहा है भाई मैं पासपोर्ट की कंप्लेंट ही करवाने आया हूं। पुलिस ऑफिसर कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको अननेसेसरी डिटेन कर लिया। एक सुना है हैबियस कॉर्पस, उसमें होता है कोर्ट के सामने लेके आओ इसको कि किस बेसिस पे आपने डिटेन कर रखा है, किस बेसिस पे आपने इस पर्सन को डिटेन कर रखा है। जब रिट पढ़ाऊंगा ना वहां डिटेल में लूंगा बेटा। तो फिरंगी फाइल कर सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल उसके पास भी रेमेडी है। आप पढ़े ना बेटा हाई कोर्ट 226 फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और एनी अदर राइट। अरे ठीक है, उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, पर राइट तो उसका भी है कि क्यों नेसेसरी डिटेन कर रखा है। नहीं समझ में आ रहा सर हमें तो बेटा। आर्टिकल 226 की लैंग्वेज में मैं दोबारा बोलूंगा, मैं बोलूंगा दोबारा बेटा। आर्टिकल 226 किसके लिए ले सकता है? फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और फॉर एनी अदर राइट, और फॉर वायलेशन ऑफ एनी अदर राइट। ठीक है, उस फिरंगी का बेटा फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, पर एनी अदर राइट तो उसका भी है। उसके रिगार्डिंग वो भी क्या कर सकता है बेटा? आपका रिट के लिए अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ऐसा। हाई जाएगा किसके पास? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? वो तो डिस्कस कर लिया ना बेटा हमने, वो बातें बार बार ना उठे ना कि साहब किसके पास जाए, हाई कोर्ट के पास जाए या सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। हाई कोर्ट के पास बट ऑब्वियस, सुप्रीम कोर्ट के पास गए जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट सीधा ये पूछेगा पहले आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। ठीक है, तो लिख लो, एनी पर्सन वेदर लिविंग और नॉन लिविंग कैन फाइल द रिट पिटीशन, कैन फाइल द रिट पिटीशन। और बड़ा बड़ा कैप्स में लिख दो, even a foreign citizen can also file the writ petition. Even a foreign citizen can also file the writ petition. तो इंडिविजुअल भी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी, सीधा क्रक्स फॉर्म में बोल देते हैं ना, बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या कर सकती है बेटा? रिट पिटीशन फाइल कर सकती है। क्लियर? यहां तक कोई इफ्स एंड बट्स? अगला क्वेश्चन, अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट हुम सच रिट पिटीशन कैन बी फाइल। अगेंस्ट whom such writ petition can be filed। किसके अगेंस्ट बेटा हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं? दो भाइयों के झगड़े हो रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी के, एक भाई रिट लगाना चाहता है, कैन ही डू सो और नॉट?
आपको और मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, मैंने फीस ले लिया, आपको पढ़ाया ही नहीं बेटा। आपसे मैंने एज्यूम कर लेना, कहीं सीरियस हो जाए ना लायक हो। आप रिट में जाना चाहते हैं, कैन दे डू सो बेटा? हाँ जी, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से हाउसिंग लोन ले रखा है, मैं रीपे नहीं कर रहा। क्या बैंक जा सकता है रिट में कि दुआइयो मेरा पैसा रिकवर करवाओ? बोले किसके अगेंस्ट रिट लगती है, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा? अरे बचपन में पढ़ाने गए। A writ can be filed only against state as defined in Article 12 of Constitution of India। प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट रिट नहीं लगती बेटा, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट रिट नहीं लगती। सर फिर रेमेडी क्या है? सूट फाइल करो, मुकदमा जिसको बोलते हैं, सूट फाइल करो, मुकदमा जिसको बोलते हैं। रिट में नहीं आ सकते बेटा आप। मेरा और मेरा भाई का प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं तो रिट में जाऊंगा। मैं सीए भी हूँ, मैं बेटा सीएस भी हूँ, एलएलबी भी कर रहा हूँ, एमकॉम भी हूँ, अभी फाइल करता हूँ, रिट अभी बताता हूँ तेरे को। चपेट पड़ेगी कोर्ट से। इसके अगेंस्ट लग सकती है केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट से मुझे कोई हरेसमेंट है, स्टेट से मुझे कोई हरेसमेंट है तो ही रिट फाइल हो सकती है, अदरवाइज बेटा मैं चाहकर भी रिट फाइल नहीं कर सकता। सर जी फिर रेमेडी क्या है मेरे पास? और भाई सूट फाइल कर, मुकदमा प्लीडिंग में पढ़ाऊंगा। प्लीडिंग में क्या करें साहब? आप सूट फाइल करें, रिट तो जो भी लगेगी ओनली एंड ओनली आपका साहब आर्टिकल 12 में स्टेट के अगेंस्ट लगेगी। तो लिख लेना बेटा, इंपोर्टेंट नोट में क्या बनेगा? A writ cannot be filed against, a writ cannot be filed against private party। इससे पहले आगे चलूं, कुछ वर्ड्स मैं आपसे पूछ लूंगा, ऑल्दो आपको पता होंगे। एक वर्ड होता है बेटा पेटिशनर, एक वर्ड होता है प्लेंटिफ, एक वर्ड होता है एपिलेंट। कब ये वर्ड यूज करते हैं, कब ये वर्ड यूज करते हैं, कब ये वर्ड यूज करते हैं, बता देना, नहीं आत्मा धू धू करके जल जाएगी मेरी। और स्पेसिफिकली वो बताना बेटा जो पहले पढ़े बैठे हो। आप में से ऐसे भी तो होंगे बेटा ड्राफ्टिंग पढ़ रखी होगी पूरी, एनीवन? पल्लवी पूरी पढ़ रखी है बेटा ड्राफ्टिंग? बता बेटा, नहीं बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा तेरा मैं। कब ये पेटिशनर वर्ड यूज होता है, कब प्लेंटिव, कब एपिलेंट। रिट जो लगा रहा है उसको क्या बोलूंगा? पेटिशनर, प्लेंटिव, एपिलेंट, या तीनों ये इंटरचेंजेबल वर्ड है? या तीनों ये इंटरचेंजेबल वर्ड हैं? हाँ जी, ये इंटरचेंजेबल है, इसका मतलब कहीं पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट एक धीरे धीरे, अरे नौलायक को पढ़े लिखे हम, पार्लियामेंट नहीं है, टाइम लगा लो जो लगाना है, क्योंकि ड्राफ्टिंग में ये वर्ड्स में क्या गड़बड़ करते हैं समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ एक एक वर्ड ड्राफ्टिंग ऐसी करें कि लाइफ में बेटा एक एडवोकेट भी ऐसी ड्राफ्टिंग ना कर पाए। एकेडमिक तो छोड़ो, बेकार की बातें हैं। हाँ, बंदा नहीं, बंदा नहीं, इन तीनों में से कोई एक। हाँ, जब सूट फाइल करते हैं तो यानी कि प्लेंटिफ के सामने वाली पार्टी होती है डिफेंडेंट, ठीक है। एक मिनट बोलने दो बेटा। हाँ, एप्लीकेंट या एपेलेंट, उसके सामने वाली पार्टी
जब कोर्ट में हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या होते हैं? सामने वाला रिस्पोंडेंट। रिट में क्या वर्ड यूज होगा? रिट में क्या वर्ड यूज होगा बेटा? आप समझ में आ रहे हैं मैं क्यों पूछ रहा हूं ये? सर मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जब ड्राफ्टिंग करेंगे रिट के लिए तो बेटा उस केस में क्या वर्ड आएगा? बेटा रिट के केस में वर्ड यूज होता है पेटिशनर। एक लाइफ टाइम डिफरेंस बोल रहा हूं, ये समझना। प्लेंटिफ जो वर्ड यूज होते हैं ये मुकदमे के लिए यूज होता है। स्यूट भी डिटेल में पढ़ेंगे जब प्लीडिंग पढ़ाऊंगा। स्यूट भी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जब प्लीडिंग पढ़ाऊंगा कि कब ये वर्ड यूज होते हैं बेटा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट। अपील रूट में चलेंगे तो ये, अपील रूट में चलेंगे तो बेटा अपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट। एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन उसमें आऊंगा बेटा, अपील का ही पार्ट एंड पार्सल है ये। एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन एनी हाउ। और इसके अलावा कोई और दुहाई लगा रहे हैं बेटा हम, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है पिटिशनर। तो रिट के लिए जो वर्ड यूज होगा ये चला गया अपील के लिए, ये आपका बेटा सूट के लिए। और इसके अलावा हम कोई भी चीज कोर्ट के पास अप्लाई करते हैं वर्ड यूज होता है बेटा पिटिशनर। तो रिट के केस में क्या लगेगा बेटा? पिटिशनर। तो जब भी कभी रिट ड्राफ्ट करेंगे क्या वर्ड यूज होगा बेटा आपका? पिटिशनर। ठीक, तो इधर लिखते हैं। अब इसको जो समझाना चाह रहा हूं मैं, इन केस ऑफ रिट हु कैन बी पिटिशनर? हु कैन बी रिस्पोंडेंट? ये कौन होगा? गुड, स्टेट। ये कौन होगा? अदर पार्टी। नॉलो एक ये होगा स्टेट। कौन से वाला स्टेट है? दिल्ली गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है? आर्टिकल 12 वाला स्टेट। ये कौन होगा? लिविंग, नॉन लिविंग, और क्या था बेटा आपका? इंडियन और फॉरेनर। क्या गवर्नमेंट बॉडी रिट के लिए अप्लाई कर सकती है? पिटिशनर गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है? दिल्ली जल बोर्ड, उसको एमसीडी से कोई इशू है? एमसीडी को दिल्ली जल बोर्ड से कोई इशू है? दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है जी एमसीडी वाले हर दूसरे दिन गड्ढे खोद जाते हैं, हम पाइप बिछाते हैं, गड्ढे खोद जाते हैं, पाइप के ऊपर बेटा वो कस्सी फावड़ा लग जाता है, हमारे पाइप से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या तरीका है? ये हमसे प्रायर परमिशन नहीं लेते। हो सकते हैं ना दो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में झगड़े हो जाए। क्या पिटिशनर साइड में गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस साइड हमेशा कौन होगा? इस साइड ऑलवेज स्टेट। जिसके अगेंस्ट लगानी होती है बेटा उस साइड होता है ऑलवेज स्टेट। यहां तो कोई इफ्स एंड बट्स? शैल आई मूव ऑन? नेक्स्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटा, रिट एंड रेस जुडिकाटा। पहले तो बताओ रेस जुडिकाटा क्या होता है? अरे दुष्टो बोलो। मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड शैल नॉट एंटरटेन अगेन। जो एक बार डिसाइड हो गया, दोबारा एंटरटेन नहीं होगा वो। अरे पढ़ा होगा ना ये रेस सब जुड़ाई रेस जुड़ी काटा। थोड़ा सा हाँ कर दिया करोगे, मैं बूस्ट हो जाऊं, मुझे चिंता हो जाएगी कि वाइंड अप कैसे करूंगा मैं।
रेस जुडिकाटा का मतलब होता है मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, जो डिसाइड हो गया दोबारा वो एंटरटेन नहीं होगा, वो फाइनल है। फिर तो जाना है तो अपील में जाओ, जाना है तो कहाँ जाओ साहब आप, अपील में जाओ। मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय वंस कोर्ट शैल नॉट बी एंटरटेन अगेन। एक बार जो डिसाइड हो गया वो डिसाइड हो गया, वो कोर्ट दोबारा उसको एंटरटेन नहीं करेगी, नहीं तो लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं होगी, नहीं तो लिटिगेशन कभी भी क्या नहीं होगी बेटा, खत्म नहीं होगी। और रिट पे क्या रेस जुडिकाटा लगता है? सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है रेस जुडिकाटा मैटर है सीपीसी का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। रेस जुडिकाटा सीपीसी में पढ़ा है ना? अरे भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं दोस्त। रिट के ऊपर ना तो सीपीसी लगता है, ना सीआरपीसी लगता है, ना इसके ऊपर लॉ ऑफ एविडेंस लगता है। पता है तो बहुत बढ़िया, ना पता है और ज्यादा बढ़िया, इसके ऊपर कुछ लगता ही नहीं। और रिट सीपीसी से थोड़ी ना गवर्न होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होती है। हाँ करो। सीआरपीसी आपका रिट सीआरपीसी से गवर्न नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। लॉ ऑफ एविडेंस से भी गवर्न नहीं होता बेटा, किससे गवर्न होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं दो स्कूल ऑफ थॉट बोल रहा हूं। जब रिट के ऊपर रेस जुडिकाटा लगता ही नहीं, क्योंकि रेस जुडिकाटा तो सीपीसी का मैटर है। समझ में ना आए रोक देना बेटा, मुझे भागम भाग मत रखना। रेस जुडिकाटा किसका मैटर है? सीपीसी का मैटर है। रेस जुडिकाटा बोलता है भाई एक चीज दो बार डिसाइड नहीं होगी, जो डिसाइड हो गया वो फाइनल है, जो डिसाइड हो गया वो क्या है साहब? फाइनल है, दोबारा इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है सीपीसी में। सीपीसी रिट के ऊपर लगता नहीं, सीपीसी रिट के ऊपर लगता नहीं, तो क्या एक ही मैटर के ऊपर मैं बार बार रिट लगा सकता हूं? पहले तो ये बताओ दिल्ली जल बोर्ड स्टेट है या नहीं है? दिल्ली जल बोर्ड स्टेट है या नहीं है? गवर्नमेंट बॉडी है? हाँ करो। यस सर। उसने बेटा मैंने उसके अगेंस्ट रिट लगा दी, मैंने उसके अगेंस्ट रिट लगा दी, मैं हार गया जीत गया, दो ही केस होंगे, या तो मेरी सुनवाई होगी या नहीं होगी। मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैंने फिर दोबारा रिट लगा दी, मैंने फिर दोबारा क्या लगा दी? हाई कोर्ट के पास रिट लगा दी। हाई कोर्ट कह रहा है बदतमीज दोबारा क्यों आ गए? मैं हाई कोर्ट को बोल रहा हूं आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि रेस जुडिकाटा आपके ऊपर लग नहीं रहा रिट के ऊपर, वो तो सीपीसी में लिखा हुआ है। क्या कोर्ट बार बार रिट लेती रहे, डिसाइड करते रहे फिर दोबारा आ जाओ, डिसाइड करते रहे फिर दोबारा आ जाओ? पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आया, ये मैटर अराइज भी क्यों हुआ? क्यों अराइज हुआ? बेटा पढ़े लिखे पर्सन भी तो बैठे हैं ना इंडस्ट्री में, आप जैसे लोग। अब आपने लॉ पढ़ लिया, ओए इसके ऊपर तो सीपीसी लगता ही नहीं, वो जब सीपीसी नहीं लगता तो रिट के ऊपर रेस जुडिकाटा भी नहीं लगता होगा, क्योंकि रेस जुडिकाटा गिवन कहां पर है बेटा? सीपीसी के अंदर। तो इसका मतलब अगर मैं हार भी गया टेंशन नहीं, मैं तो दोबारा लगा दूंगा, दोबारा फिर हार गया टेंशन नहीं, तीसरी बार लगा दूंगा। 100 रुपए फीस है, रिट में फीस कितनी लगती है? कोर्ट फी 100 रुपए बेटा आपकी जाती है, टेंशन नहीं। एडवोकेट हमारे घर के ही है, एडवोकेट हमारे घर के ही है, हम तो बार बार लगाते रहेंगे। तो एक्सपर्ट से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग एक्सपर्ट बैठे हैं बेटा मेरे सामने, क्या कहते हैं? क्या रिट के ऊपर रेस जुडिकाटा लगे या ना लगे? ऑल्दो रेस जुडिकाटा इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीसी and strictly speaking beta CPC is not applicable on writ. however res judicata is applicable on writ also. जो रिट में एक बार डिसाइड हो गया, जो रिट में एक बार डिसाइड हो गया, वो दोबारा बेटा आपका रिट में नहीं आ सकता। इस पॉइंट को लिख लो, जब मैं ड्राफ्टिंग करवाऊंगा उसमें ये पॉइंट मैंडेटरी जाता है कि सर हमने पहले कहीं अप्लाई नहीं करा, हमने पहले आपके पास कभी अप्लाई नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम आया है। रिट में ये पॉइंट जब ड्राफ्टिंग करोगे ना बेटा, ये पॉइंट मैंडेटरी होता है लिखना। मैं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा बेटा, आपको कहीं कुछ लग रहा हो, मैं वो चीज ले रहा हूं जो ड्राफ्टिंग के लिए एसेंशियल है। जब ड्राफ्टिंग करेंगे, रिट बनाएंगे बेटा, उसमें सबसे पहले पॉइंट ये आएगा सर। अब आपका सबसे पहले तो खैर प्रेयर लगती है, उसमें ये पॉइंट मैंडेटरी होता है लिखना कि सर हम ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले हमने कभी अप्लाई नहीं करा। जर्नल प्रिंसिपल बेटा, अदरवाइज तो कोर्ट परेशान हो जाएगी, ठीक है ना? लिख दो लिख दो लिख दो। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिट ऑल्सो। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिट ऑल्सो। और बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिखो बेटा। यही पॉइंट के ऊपर बेटा जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, पिटीशन जब ड्राफ्ट करते हैं, ये पॉइंट जाता है कि सर हम ये हाई कोर्ट के सामने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले हमने कहीं अप्लाई नहीं किया।
ठीक। तो ड्राफ्टिंग के अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल पूछूं आपसे कि रिट ड्राफ्ट करते वक्त क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, नंबर वर्ड क्या यूज होगा, पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट वर्ड यूज होगा। नंबर 2 बेटा ये वर्ड हमें डालना पड़ेगा कि सर पहले हमने कहीं अप्लाई नहीं किया, हम आपके पास आए हैं, ठीक है। चलूं आगे, रिट एंड लिमिटेशन एक्ट पे आओ। क्या बोलता है लिमिटेशन एक्ट, कोई सूट फाइल करना है उसका टाइम प्रिस्क्राइब है, कितने टाइम के अंदर फाइल करो। कोई अपील फाइल करनी है उसका टाइम प्रिस्क्राइब है, कितने टाइम के अंदर फाइल करें। कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट में, एग्जांपल देना कोर्ट में एप्लीकेशन का, उसका रिट, मेरा खून खोल रहा है नालायक को। कोई सूट फाइल करना है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोलता हूं मैं, आप ना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, हाई कोर्ट में लेता ही नहीं। हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करना है तो बेटा उसका क्या टाइम पीरियड हो, अपील फाइल करनी है उसका क्या टाइम पीरियड हो, एप्लीकेशन फाइल करनी है उसका क्या टाइम पीरियड हो। ये सब कहां लिखे होते हैं बेटा, ये सब कहां लिखे होते हैं, लिमिटेशन एक्ट के अंदर। और नालायक माइक को म्यूट कर दोस्त, ये सब कहां पर होते हैं बेटा, आपके लिमिटेशन एक्ट के अंदर, ठीक है ना। इतने टाइम के अंदर पहुंचो, नहीं तो ये टाइम बार हो जाएगा। सूट, अपील, एप्लीकेशन पढ़ रखे होंगे बेटा आपने। अब समस्या ये है रिट के ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन भी नहीं लगता। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा है कि इतने टाइम के अंदर अप्लाई करो, ठीक। और लिमिटेशन एक्ट पढ़ लो, लिमिटेशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा रिट के रिगार्डिंग, लिमिटेशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा किसके रिगार्डिंग बेटा, रिट के रिगार्डिंग। वहां तो सूट, अपील, एप्लीकेशन बेटा। तो क्वेश्चन ये है क्या रिट कभी मर्जी फाइल कर दे। सब्जेक्ट मैटर आज राइज हुआ 2020 में, याद आ रहा है 2025 में, कैन वी फाइल द रिट। कैन वी, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सर। लिमिटेशन एक्ट में एक एक चीज लिखी हुई है कि सूट का क्या टाइम है, अपील फाइल करने का क्या टाइम है, एप्लीकेशन फाइल करने के क्या क्या टाइम है, ठीक साहब। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो क्या टाइम है, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो क्या टाइम है, डिक्री के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं तो क्या टाइम है, किसी जजमेंट के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो क्या टाइम है। एक एक चीज डिफाइन है, वो मैं लूंगा। डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, अपील, एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होते हैं, वो मैं लूंगा। अब समस्या ये पड़ रही है रिट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगता नहीं। रजिस्ट्रार ने मेरी प्रॉपर्टी रजिस्टर करने से मना कर दिया आज, क्या तारीख है आज, अरे तारीख क्या, 14, सॉरी 14 सितंबर 2020 को रजिस्ट्रार ने मना कर दिया। सब रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करूंगा। अरे बायर तैयार है, सेलर तैयार है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुका हूं, भाई रजिस्टर क्यों नहीं करेगा। नहीं करूंगा जी, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, मैं नहीं करूंगा। अरे ये बायर रहा, मैं सेलर रहा, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुका हूं, भाई इसको रजिस्टर कर। सैंक्शन, क्या सैंक्शन है, क्या दिक्कत, सैंक्शन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव रिमार्क, क्या सैंक्शन है, क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहा ना। लाइक ऑर्डर पास कर दिया कि रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है जी, कर भाई ऑर्डर पास। अब उसके अगेंस्ट मैं क्या करूं, उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या रेमेडी है, रेमेडी है जी, मैं कहां पहुंच गया, रेट लगा दी, पर मैं लगा रहा हूं 2025 में, कैन आई डू सो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता नहीं। लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लगता तो कभी भी पूछो, लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लगता तो कभी भी पूछो। 5 साल के बाद जा रहे हैं, 10 साल के बाद जा रहे हैं, 15 साल के बाद जा रहे हैं, कैन वी डू सो। लॉ में जो लिखा है ना बेटा, रिट मस्ट बी फाइल विद इन रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कोर्ट की मर्जी के ऊपर है। तो यानी कि हम बोले 5 साल के बाद जा सकते हैं तो जा सकते हैं, पर कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा पिछले 5 साल में आप आए क्यों नहीं, ठीक है। तो लिख लेना, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिट। लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिट। Law of limitation is not applicable in case of writ. It doesn't mean that writ can be filed anytime. It doesn't mean that writ can be filed any time.
रिट मस्ट बी फाइल विद इन, रिट को पूरा लिखो, रिट पेटिशन, रिट पेटिशन मस्ट बी फाइल विद इन रीजनेबल टाइम, रिट पेटिशन मस्ट बी फाइल विद इन रीजनेबल टाइम, ब्रैकेट में रीजनेबल टाइम डिपेंड अपॉन circumstances of each case, reasonable time depend upon circumstances of each case. I hope you are getting the issue. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका साहब रिट एंड लिमिटेशन। ऊपर मैंने ले लिया रिट एंड सीपीसी का रेस जुडिकाटा। रिट एंड एविडेंसेस, एविडेंस का कौन सा एक्ट है बेटा? बिल्कुल इंडियन एविडेंस एक्ट बेटा। इंडियन एविडेंस एक्ट, एक चीज ध्यान से सुनना, रिट में कभी एविडेंसेस नहीं जाते बेटा। जब सूट फाइल करते हैं ना, प्लीडिंग में पढ़ाऊंगा, एक पार्टी बेटा क्या देती है? अपना प्लेंट। जो सूट फाइल करता है उसकी याचिका, उसकी दुहाई को बोलते हैं प्लेंट, सामने वाले के जवाब को बोलते हैं डब्ल्यूएस, रिटन स्टेटमेंट। सूट के केस में बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या जाता है बेटा? प्लेंट। प्लेंट कौन देता है? प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ वर्ड ही प्लेंट से निकला है, ठीक है। फिर सामने वाला उस पर अपना जवाब देता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के जवाब को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूएस, रिटन स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में डब्ल्यूएस ही बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होते हैं? स्टेप बनते हैं बेटा इसके बाद इनके स्टेप बनते हैं, बहस होती है, फ्रेमिंग ऑफ इशू। सूट में होते हैं स्टेप्स, फ्रेमिंग ऑफ इशू। फिर इसके बाद होते हैं एविडेंसेस, अपने अपने गवाह लेके आओ। प्लेंटिफ अपने लेके आएगा, डिफेंडेंट अपने लेके आएगा। प्लेंटिफ अपने लेके आएगा बेटा, डिफेंडेंट अपने लेके आएगा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा एविडेंसेस के बाद आपके क्या होते हैं साहब? क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस करते हैं, अभी जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। फिर उसके बाद जज साहब देते हैं बेटा अपनी जजमेंट, और फिर जजमेंट के बेसिस पे आती है डिक्री। नॉर्मल सूट में बेटा ये चलता है, जो कोर्ट में नॉर्मल मुकदमे दायर होते हैं, सबसे पहले एक पार्टी क्या देती है बेटा? प्लेंट, जिसने केस फाइल करा। प्लेंटिफ अपना प्लेंट देता है, सामने वाली पार्टी फिर क्या देगी बेटा? रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद बहस होती है, बहस चलती है बेटा। फिर उसके बाद मुद्दों पे आते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू। ये सब डिटेल में लूंगा मैं, चैप्टर है ये पूरे, अपने आप में चैप्टर है ये। डब्ल्यूएस अपने आप में चैप्टर है, प्लेंट अपने आप में चैप्टर है, फ्रेमिंग ऑफ इशू अपने आप में चैप्टर है, एविडेंस अपने आप में चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर जजमेंट, और फिर फाइनली क्या आती है बेटा? डिक्री। मैं ये समझाना चाहता हूं, ये कोई भी चीज रिट में नहीं होती। रिट में इनमें से कुछ नहीं होता बेटा, रिट में इनमें से कुछ नहीं होता। कोई इशू मुद्दे फ्रेम नहीं होंगे बेटा, इसमें ध्यान रखना। रिट में कुछ नहीं होता, एविडेंसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ नहीं। दो पार्टी हैं, दीपक जैन। प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो रही बेटा मेरी, मैं क्या हो जाऊंगा? पिटिशनर। रिस्पोंडेंट कौन होगा? सब रजिस्ट्रार। तो जो भी मैं लिखूंगा अपनी पिटीशन में लिख दूंगा, जो भी मैं लिखूंगा बेटा अपनी पिटीशन में लिख दूंगा, जो भी मैं कोर्ट के पास लगाऊंगा उसको बोलते हैं रिट पिटीशन, ठीक। अब क्योंकि एविडेंसेस तो होते नहीं, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? एविडेंसेस तो होते नहीं है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? ये सारी चीज जाती है बेटा एफिडेविट में।
ये सारी चीजें जो जाती हैं ये जाती हैं बेटा आपकी विद एफिडेविट। बिना एफिडेविट के बेटा रिट फाइल हो ही नहीं सकती। बिना एफिडेविट के रिट फाइल नहीं हो सकती। अब इसके बाद सब रजिस्ट्रार अपना क्या करेगा बेटा, रिप्लाई देगा। सूट में क्या बोलते हैं बेटा डिफेंडेंट के रिप्लाई को? रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। यहां पर इसके रिप्लाई को बोलते हैं काउंटर एफिडेविट। इसके रिप्लाई को काउंटर एफिडेविट बोलते हैं बेटा। एफिडेविट पूरा एक चैप्टर ही बना देंगे हम, पर पता रहना चाहिए, ठीक है। रिट जो जाती है, रिट जो आपकी जाती है बेटा, आपको इसको ऐसे लिखो ना। सूट के केस में प्लेंटिफ क्या देता है? प्लेंट, नाम ही प्लेंट है, ठीक है। रिट के केस में क्या नाम होगा? ये क्या देगा? रिट पिटीशन। तो जब हेडिंग डालेंगे हम क्या डालेंगे, खाली रिट या रिट पिटीशन? बच्चे तेज हैं, बच्चे तेज हैं। इधर आओ, सूट के केस में सामने वाली पार्टी क्या होती है? सूट के केस में सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो अपना पक्ष रखेगा, जिस कागज पे अपना पक्ष रख के देगा, अपने व्यूज देगा, उसको क्या बोलते हैं? बेटा माइक डिस्टर्ब कर रहा है बच्चे, ये शुभम माइक को म्यूट कर बेटा। चलो, डिफेंडेंट क्या देगा बेटा? रिटर्न स्टेटमेंट। रिट के केस में क्या जाएगा? रिट के केस में एक तो बोलेंगे क्या उसको, एक तो बोलेंगे क्या? रिस्पोंडेंट। क्या देगा ये? क्या चीज है एफिडेविट? क्या होता है एफिडेविट बेटा? बस जो मैं कह रहा हूं इसमें ये लाइन याद रखना, 3 लाइनें बोलूंगा बेटा मैं। एक तो मैं सारे फैक्ट से अवेयर हूं, बाद में मैं भोला नहीं बन सकता, ओ वकील साहब ने डाल दिया होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं एफिडेविट तो ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। एक रिट के मैं सारे कंटेंट दिखा दूंगा आपको मैं, कि रिट पिटीशन क्या होती है, उसके साथ नोटिस ऑफ मोशन जाता है बेटा, उसके साथ एफिडेविट जाते हैं, काउंटर एफिडेविट होते हैं। एक रिट में मैं सारा दिखा दूंगा इस चैप्टर में कि चलता कैसे है। फिलहाल वापस आते हैं बेटा। एफिडेविट में जनरली 3 चीजें वेरीफाई होती हैं। सबसे पहला, एक तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है रिट पिटीशन में, मैं उससे अवेयर हूं। मैं दीपक जैन हूं। मैंने रिट पिटीशन में जो डाला है ये सारी चीज मेरे नोटिस में है। ये सारी चीज क्या है साहब? मेरे नोटिस में है। नंबर 2 साहब, ये सारी ट्रू एंड फेयर है। ये सारी चीज क्या है बेटा आपकी? ट्रू एंड फेयर है। और तीसरा, कहीं तो एफिडेविट में एडवोकेट ये भी डाल देते हैं कि सर हम सीधा यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हमने कहीं और अप्लाई नहीं करा। बताया नहीं था अभी, रेजिड्यू काटा, वो ऊपर उसमें भी जाता है बेटा आपका, रिट पिटीशन में, वो एफिडेविट में भी चला जाता है कि सर हमने कहीं और अप्लाई नहीं करा, दुहाई हो, हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं बेटा। और उसके बाद फिर क्या होता है साहब? एफिडेविट को अपने को क्या करवाना पड़ता है बेटा? अटेस्ट। कौन करता है टेस्ट एफिडेविट को? 2 वर्ड होते हैं, एक होता है नोटरी, एक होता है ओथ कमिश्नर। वर्ड सुना है या नहीं सुना? चलो डिफरेंस बताओ। इसको छोड़ो, मैं पूछता हूं, आप जहां से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कभी कॉलेज में एफिडेविट फाइल करा है? हाँ, करा है, बच्चे ने करा है प्रैक्टिकल। बेटा वो आपने एफिडेविट किससे अटेस्ट करवाया था, नोटरी से या ओथ से? सर पापा को भेज दिया था, वही करा के आए थे, है ना? हाँ, नालायक बच्चे भी तो भोले हैं बेटा हमारे। हमें क्या पता सर, लिटरली हमें तो ये भी नहीं पता कि वो नोटरी ने करा है या वो ओथ कमिश्नर ने करा है। चलो 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 चलो, रजिस्ट्रार के पास जब जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने जाते हैं, वो भी एफिडेविट लेता है। वो भी एफिडेविट लेता है कि भाई ये सब कुछ पढ़ रखा है ना आपने, कहीं बाद में आके भोले बन जाए, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो पागल बना दिया, हम तो ये वो है। वो भी एफिडेविट लेता है। वो किससे रजिस्टर होता है? अरे भाई ये तुम क्या लाइफ में पहली टाइम पढ़ रहे हो क्या, नालायक हो? ये कोर्स ऐसे टाइम पास में ज्वाइन कर लिया तुमने?
अरे कहीं तो ड्राफ्टिंग कैसे कर लेगी नालायक। तुमने लॉ पढ़ रखे है बेटा, तुमने ड्राफ्टिंग ही नहीं पढ़ रखी। ऐसे इम्पॉसिबल टास्क है। आप बोले बेटा, अब मजा आएगा बेटा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब मैं बोलता हूँ करेक्ट फॉर्म में बेटा। सर जहां जहां कोर्ट में एफिडेविट जाने हैं अटेस्ट बाय ओथ कमिश्नर दुष्टो, जहां जहां कोर्ट में जाने हैं अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर, अदर देन कोर्ट में नोटरी के पास। लाइफ टाइम याद रखना, ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता, हमने पढ़े नहीं, नालायक। कोर्ट में जब भी जाएगा ओथ कमिश्नर, कोर्ट में जब भी जाएगा, एक समरूल और बताऊं, हर चीज में एफिडेविट लगता है। प्लेंट में भी एफिडेविट लगेगा, डब्ल्यूएस में भी एफिडेविट लगेगा, अपील में जाओगे वहां पर भी एफिडेविट लगेगा, और रिट में तो वैसी एफिडेविट की खासियत है क्योंकि वहां तो वैसी एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। सर समझ में नहीं आ रहा हमें ना, आएगा धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब भी कभी कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट होगा ना बेटा, जब भी कभी कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, देन इन दैट केस वो सारा का सारा एफिडेविट पे होता है, और वो एफिडेविट को बेटा अटेस्ट करेगा ओथ कमिश्नर। वो एफिडेविट को बेटा अटेस्ट करेगा ओथ कमिश्नर। चैप्टर ही बना देंगे एक एफिडेविट, टेंशन मत लेना। अदर देन कोर्ट जहां पर भी लगे, अदर देन कोर्ट जहां पर भी होगा, कौन करेगा? नोटरी। तो ये याद रखना लाइफ टाइम दोस्तों, अगर आपसे अदर देन कोर्ट में कहीं पर भी एफिडेविट मांग रहे हैं, किसके पास जाएंगे? नोटरी। और अगर कोर्ट में डब्ल्यूएस जा रहा है आपका, कोर्ट में आपका डब्ल्यूएस, रिटर्न स्टेटमेंट को डब्ल्यूएस बोलते हैं बेटा, डब्ल्यूएस जा रहा है, प्लेंट जा रही है, और आप कह रहे हैं मैं भी नोटरी से टेस्ट करवा के लाता हूं, वो जस्ट मुंह पे फाड़ के फेंक के मारेगा। देखे, पहली बात तो वो नोटरी नहीं करेगा, नोटरी तो पढ़ा लिखा, हम पढ़े लिखे नहीं है, नोटरी तो पढ़ा लिखा है, वो कहेगा जी मेरा काम नहीं है, ओथ कमिश्नर के पास जाओ। फिर आप वहां ए करते रहना, ए ये क्या होता है, ये क्या होता है, समझ में आ रहा है? ये कोर्ट में ही बैठे होते हैं नालायको, ओथ कमिश्नर कोर्ट में ही बैठे होते हैं। बोले हाँ बेटा, ओथ कमिश्नर जब जब हमारे डॉक्यूमेंट, मैं इन सबको डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, इट में बी प्लेंट, इट में बी डब्ल्यूएस, इट में बी बेटा आपका क्या था, नाम ही भूल गया मैं तो नालायक को, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट, इट में बी रिट पिटीशन, इट में बी अपील, इट में बी बेटा एप्लीकेशन। ये सब इनके साथ जो एफिडेविट जाएगा कोर्ट में उसको बेटा अटेस्ट जो करेगा ओथ कमिश्नर करेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी कहीं और आपको एफिडेविट देना है, आधार कार्ड खो गया, सामने वाला एफिडेविट मांग रहा है, होता है, नाम चेंज करना है, मेरी वाइफ के 2 पैन कार्ड चल रहे हैं, चंचल अग्रवाल, चंचल जैन, मैं जब भी कभी एक सरेंडर करूंगा वो एफिडेविट मांगेंगे पक्का कि भाई कहीं मिसयूज तो नहीं करा। तो एफिडेविट में किसके पास जाऊंगा बताना जरा, ओथ कमिश्नर के पास। अब समझ में आ गया ना बेटा, अब समझ में आ गया। आईसीएसआई आपसे एफिडेविट मांग रहा है, आईसीएसआई आपसे एफिडेविट मांग रहा है, कोई केस होगा जहां एफिडेविट की जरूरत है, आप किसके पास जाओगे? नोटरीज। लड़के के समझ में आ गया भाई साहब। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, उसके साथ एफिडेविट जाएगा, कहाँ जाएं? कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, आ तो गया समझ में, नालायक कहने पढ़ नहीं रखा दोस्तों ने। ठीक है, चलो मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे वापस आओ। मैं कहाँ चल रहा था भूल गया मैं तो, ये एफिडेविट पिक्चर में कहाँ से आया? अरे पढ़ा क्या रहा था मैं? अच्छा, मैं एविडेंस में चल रहा था, कहाँ से रख के आ गया। मैं एफिडेविट की इंपॉर्टेंस बता रहा था बेटा, एफिडेविट की इंपॉर्टेंस बता रहा था कि रिट में जो कहानी चलती है एफिडेविट के तौर पे है, वहाँ एविडेंसेस नहीं होता, वहाँ एविडेंसेस नहीं होते, वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंस नहीं है। दीपक जैन अपने एविडेंस लेके आ, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार अपने एविडेंस ले, कुछ नहीं होता वहाँ तो सीधा फेस टू फेस होते हैं दोनों पार्टी आमने सामने। अभी क्या दिक्कत है, क्या चाहिए? सर उनको बोलो रिट इशू करो कि हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर करे। अभी सब रजिस्टर क्यों नहीं इशू कर रहे? सर वहां से पुल बनना है, कुछ प्रॉपर्टी क्या होंगी, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं मैं, सॉरी कहानियां। सर फ्लाईओवर सैंक्शन में है, ये प्रॉपर्टी यहाँ कहीं आ रही है, फ्लाईओवर के बीच में आएगी, हमें ये मेला फाइड लग रहा है, ये तो प्रॉपर्टी जानी है, मैं कैसे रजिस्टर कर दूं? अरे वो भी तो अपना स्टैंड रखेगा, या हाईकोर्ट के सामने जाके बोल देगा जी मैं तो इसलिए नहीं कर रहा था कि जरा देखूं तो सही है रिट लगती कैसे है, मैं रिस्पोंडेंट बनूंगा, मैं देखूं तो सही रिस्पोंडेंट हाईकोर्ट में बोलता कैसे है, चपेट नहीं पड़ेगी? तो वो भी तो अपना स्टैंड रखेगा, क्यों नहीं कर रहा था? तो वो अपना स्टैंड इसलिए रखेगा सर ये मेट्रो के प्रोजेक्ट में आ गया, ये प्रॉपर्टी तो जानी है, जो प्रॉपर्टी जानी है बेच कैसे रहे?
ये टाइटल इसके पास नहीं है, नालायक बेच कैसे रहा है? बायर भी पागल है, सेलर भी पागल है। बायर तो कह रहा है ठीक है ना, मेरा नुकसान है, आप रजिस्ट्री करो। उसे लग रहा है मैं 3-4 साल में इतना पैसा कमा जाऊंगा, प्रॉपर्टी रिकवर कर लूंगा। या उसको लग रहा है कि इंडिया है बेटा, पुल आज अनाउंस हुआ है, बनते बनते 20 साल लगेंगे, प्रॉपर्टी एक्वायर होने में ही टाइम लगता है। अरे कोई चाइना थोड़ी ना है, चाइना में पता है ना बेटा प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं होती, पूरे चाइना का ओनर चाइना गवर्नमेंट है। वहां प्रॉपर्टी किसी आम पर्सन के नाम से नहीं है, वहां प्रॉपर्टी चाइना गवर्नमेंट के नाम से है। तो जब भी खाली करवाना चाहे रातों रात नोटिस देंगे, बाहर फेंक देंगे। ठीक है, मुद्दे पे वापस आओ। तो दोनों पार्टीज देती है ना बेटा, दोनों पार्टी से खाली और खाली एफिडेविट चलते हैं। उसका तो नाम ही देखो ना बेटा, WS के बदले उसका तो नाम ही क्या है? काउंटर एफिडेविट। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिट। अभी तक रिट में स्टार्ट नहीं कर पाया, अभी तो 5 टाइप की रिट ही शुरू नहीं करी, रिट का इंट्रोडक्शन ही चलता रह गया। तो अब मैं चाहता हूं जरा तेजी से यहां तक बेटा एक बार मैं इकट्ठा कर दूं। मैं बोलता हूं, आप मन में रिवाइज करते रहना, स्टार्टिंग से ले रहा हूं। व्हाट इज रिट? रिट इज अ डायरेक्शन इशू बाय कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सर कौन सी कोर्ट ये डायरेक्शन देगी? डायरेक्शन बेटा हाई कोर्ट भी दे सकती है, डायरेक्शन आपकी बेटा सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है। सर हाई कोर्ट आर्टिकल 226, आपका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं और एनी अदर राइट की वॉल्यूशन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन के अगेंस्ट ही जाएंगे बेटा। नेक्स्ट इसके बाद बात करें हाई कोर्ट, उसमें जाना फंडामेंटल राइट नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाना ये अपने आप में ही क्या है? फंडामेंटल राइट है। पहला क्वेश्चन, सर जा तो मैं हाई कोर्ट में भी सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी सकता हूं, पहले कहां पर जाऊं? बेसिक प्रिंसिपल हाई कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो पूछेगा कि आप पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। पर ऐसे केसेस भी हुए हैं बेटा आपके हिस्ट्री में जहां पर सुप्रीम कोर्ट सीधा केसेस को क्या कर लेता है बेटा? एंटरटेन कर लेता है। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। नेक्स्ट इसके बाद बेटा, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर को पार्लियामेंट कर्टेल कर सकता है रिगार्डिंग इशू रिट? आंसर इज नो। 2 कारणों से। एक तो ये बेटा किसी स्टैच्यू किसी एक्ट में पावर नहीं मिली है, ये पावर किसने दी है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। और दूसरा कारण बेटा आपका सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन। तीनों ऑर्गन अपना अपना काम सेपरेटली करेंगे, एक दूसरे के बेटा फील्ड में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों बेटा अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग ऑर्गन है, अपने अपने फंक्शन क्या करेंगे? सेपरेटली परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बेटा साहब, रिट कौन इशू कर सकता? रिट पिटीशन कौन लगा सकता है? एनी पर्सन। एनी पर्सन बेटा इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट वेदर इंडियन और फॉरेन। एनी पर्सन इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट बेटा वेदर इंडियन और फॉरेन कैन फाइल द रिट। जो पर्सन रिट फाइल करता है उसको बोलते हैं बेटा हम पेटिशनर। जिसके अगेंस्ट रिट फाइल होती है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिस्पोंडेंट। सर टू हुम, किसके अगेंस्ट बेटा हम रिटर्न रिट फाइल कर सकते हैं? रिट जो फाइल होगी बेटा, रिट फाइल होगी ओनली एंड ओनली अगेंस्ट स्टेट। जो कोर्ट रिट इश्यू करेगी वो स्टेट के अगेंस्ट इश्यू करेगी, और स्टेट का मतलब है बेटा यहाँ आर्टिकल 12 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, रिट के ऊपर रेस जुडिकाटा लगता है, मतलब एक मैटर एक बार रिट में डिसाइड हो गया, उस मैटर को दोबारा आप रिट में नहीं लेके आएंगे। नंबर 2 आपका बेटा, रिट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट स्ट्रिक्टली सेंस में नहीं लगता, पर इसका मतलब ये नहीं आप कभी भी रिट लगा दें। आप विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ रिट फाइल करेंगे रीजनेबल टाइम के अंदर। व्हाट इज रीजनेबल टाइम? डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कोर्ट की मर्जी के ऊपर है बेटा। नंबर 3 आपका, रिट के ऊपर लॉ ऑफ एविडेंसेस नहीं लगते। यहाँ पर कोई बेटा आपका फ्रेमिंग ऑफ इशू नहीं होता, यहाँ पर कोई आपका साहब एविडेंसेस नहीं होते, यहाँ कोई काउंटर एविडेंस नहीं होगा। यहाँ तो सीधा इंसाफ सन्नी देवल वाला है ताबड़तोड़, जो फिल्मी डायलॉग था बेटा वो भी आपका, उस सीधा क्या होना है बेटा? इंसाफ होना है, सीधा मैटर क्या लगेगा साहब आपका? डिसाइड होंगे। कोई एविडेंसेस नहीं होती बेटा, क्योंकि यहाँ पर एविडेंसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या चलते हैं बेटा? एफिडेविट लगते हैं। रिट पिटीशन के साथ भी एफिडेविट जाएगा बेटा, और जो काउंटर वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा रिस्पोंडेंट, उसको बोलते हैं साहब हम काउंटर एफिडेविट। उसके WS का नाम ही क्या है? काउंटर एफिडेविट। एफिडेविट के रिगार्डिंग बेटा 2 पर्सन अटेस्ट करते हैं, एक नोटरी करता है बेटा, एक ओथ कमिश्नर करता है। कोर्ट में जब भी डॉक्यूमेंट जाएंगे, ओथ कमिश्नर। इसके अलावा अदर देन कोर्ट बेटा जब भी होगा वो अटेस्ट आप किससे करवाएंगे साहब? नोटरी से अटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर